हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सॉइल प्रोफाइल मतलब सॉइल में जो हम वर्टिकल सेक्शन होते हैं ना, ऐसे जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन। इस वर्टिकल सेक्शन में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हम ऐसे भी जनरली देखे होंगे कि सॉइल में ऊपर का लेयर जो होता है वो थोड़े अलग कलर का होता है, उनका अपीयरेंस अलग होता है। फिर थोड़ा और नीचे जाएंगे तो उसका थोड़ा कलर अपीयरेंस सब अलग तरह का होगा, और नीचे जाएंगे तो उसका भी अलग तरह का होगा। ठीक है, तो ये जो है ना अलग अलग लेयर्स बनाते हैं। इसी लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन। ठीक है, तो जब हम वर्टिकल सेक्शन जो सॉइल होता है उसके हम वर्टिकल सेक्शन जिसमें अलग अलग लेयर्स देखने को मिलता है टू दी अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल, मतलब जो बेडरॉक प्रेजेंट होता है ना सॉइल में सबसे नीचे, जहाँ पे वेदरिंग की प्रोसेस नहीं हुई रहती है, वहाँ तक हम जो लेयर्स की स्टडी करते हैं ना उसी को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। मेनली जो है ना सॉइल में 3 तरह के हॉरिजॉन पाए जाते हैं, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन और सी हॉरिजॉन। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है ओ हॉरिजॉन। ओ हॉरिजॉन जनरली हमें फॉरेस्ट एरियाज़ में ही देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? तो ओ हॉरिजॉन जो है ना फॉरेस्ट एरिया में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि देखो, फॉरेस्ट एरियाज़ में हम कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं करते। वहाँ जो भी होता है वो नेचुरली होता है। ना ही हम वहाँ टिलेज प्रैक्टिसेस करते हैं, ना ही कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस होता है जिसकी वजह से हम सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो जो भी प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्लावर हो गया, ट्विग हो गया, बड हो गया, लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गया, या फिर एनिमल के रेसिड्यूज़ हो गए, वो सीधे गिरेंगे तो फिर वो एक लेयर जैसा बना लेंगे। ठीक है, वही लेयर को हम ओ हॉरिजॉन बोलते हैं। तो इसमें जो है ना सबसे फॉरेस्ट एरियाज़ में जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होगा उसको हम ओ हॉरिजॉन बोलेंगे। ओ हॉरिजॉन को हम ऑर्गेनिक हॉरिजॉन बोलते हैं। ठीक है, अब इस ओ हॉरिजॉन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, O1 हॉरिजॉन एंड O2 हॉरिजॉन। O1 हॉरिजॉन जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल के रेसिड्यूज़ को ना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं नेकेड आई के थ्रू। मतलब हम ऐसे भी देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये प्लांट्स का लीव है, स्टेम है, ब्रांच है, ठीक है, एनिमल रेसिड्यू है, कुछ भी है तो हम वो बता सकते हैं। ठीक है, उसको हम किस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? O1 हॉरिजॉन में। लेकिन O2 हॉरिजॉन में हम नेकेड आई के थ्रू इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ हद तक डीकम्पोजिशन की प्रोसेस हो चुकी होती है। नेक्स्ट वन इज़ ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन मतलब जो कल्टीवेबल लैंड होते हैं ना, जहाँ पे हम कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, वहाँ पे उस जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है ना उसको हम बोलते हैं ए हॉरिजॉन। ये जो हॉरिजॉन होता है ना, इसमें ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन होता है, लेकिन इसमें क्ले, आयरन और एल्यूमिनियम नहीं होता है। क्ले, आयरन और एल्यूमिनियम क्यों नहीं होता है? जिन लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने एलुविएशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। वो एलुविएशन प्रोसेस कहाँ होता है? ए हॉरिजॉन में होता है। एलुविएशन का मतलब क्या होता है? वॉशिंग आउट। किस चीज़ का वॉशिंग आउट? तो क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम, इन सब के ऑक्साइड्स, ये सारे जो होते हैं ना ऊपर के लेयर से निकल के नीचे के लेयर में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जो ऊपर के लेयर से निकलते हैं, ए हॉरिजॉन से निकलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एलुविएशन। ठीक है, इसी वजह से ए हॉरिजॉन में क्ले, आयरन और एल्यूमिनियम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ए हॉरिजॉन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, A1 हॉरिजॉन, A2 और A3। ठीक है, तो A1 क्या होगा? जो सबसे ऊपर वाला होगा वो A1 टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजॉन, उसको हम बोलेंगे A1 हॉरिजॉन। A2 हॉरिजॉन मतलब मैक्सिमम एलुविएशन जो होता है वो A2 हॉरिजॉन में ही होता है। मैक्सिमम एलुविएशन A2 हॉरिजॉन में होता है। किसका? क्ले, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का। ठीक है, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं ना यहाँ से सॉइल के, वो निकल के नीचे के लेयर में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा? क्वार्ट्ज, सैंड और सिल्ट का, ये ज़्यादातर यहाँ पे एक्यूमुलेट रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो लेयर होता है ना A2 हॉरिजॉन या फिर A हॉरिजॉन इन टोटल, इनका जो कलर होता है लाइट होता है एज़ कम्पेयर टू दी अबव एंड बिलो हॉरिजॉन। मतलब A1 हॉरिजॉन थोड़ा डार्क होगा एज़ कम्पेयर टू दी A2 हॉरिजॉन, और A2 हॉरिजॉन लाइट होता है एज़ कम्पेयर टू A3 या फिर B हॉरिजॉन। ठीक है, और A3 हॉरिजॉन फिर क्या होता है? ये ट्रांजिशनल लेयर होता है। मतलब जहाँ पे A खत्म B शुरू, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल लेयर। जहाँ पे कुछ खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है, दैट इज़ व्हाट ट्रांजिशनल लेयर इज़। तो यहाँ पे ए हॉरिजॉन कम्प्लीटली खत्म हो जाता है, बी हॉरिजॉन शुरू होता है, और इसमें किसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है? तो ए हॉरिजॉन की ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है दैन दी अंडरलाइन बी हॉरिजॉन। द नेक्स्ट वन इज़ बी हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन के नीचे कौन सा लेयर होगा? बी हॉरिजॉन। बी हॉरिजॉन को भी 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, B1, B2 और B3। B1 क्या होगा? ये ट्रांजिशनल लेयर होगा किसके किसके बीच में? ए हॉरिजॉन और बी हॉरिजॉन के बीच में। मतलब B1 में ए खत्म हो रहा है, बी शुरू हो रहा है। B2 हॉरिजॉन, यहाँ पे मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होता है क्ले, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इलुविएशन जोन। क्योंकि ए हॉरिजॉन से जितने भी क्ले, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ऑर्गेनिक मैटर थे वहाँ से मूव करके नीचे की तरफ मूव कर रहे थे, तो ऊपर में क्या हुआ? एलुविएशन। नीचे में क्या होगा?
इलुविएशन, ठीक है। ऊपर से निकले नीचे में सेटल हो गए, क्योंकि ये नीचे में सेटल हो जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ का जो कलर होगा ना वो डार्कर होगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर हॉरिजॉन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ B3 हॉरिजॉन। B3 हॉरिजॉन ये क्या हो गया, ये ट्रांजिशनल लेयर होगा, मतलब B और C के बीच में, यहाँ पे B खत्म और C शुरू हो रहा है, तो वो हो गया B3 हॉरिजॉन। फिर नेक्स्ट है C हॉरिजॉन। ये जो हॉरिजॉन होता है ना, ये सोलम के नीचे होता है। अब सोलम क्या होता है, A प्लस B हॉरिजॉन को मिलाकर हम सोलम बोलते हैं। तो A हॉरिजॉन और B हॉरिजॉन तो हो गया, अब उसके नीचे जो लेयर होता है ना उसको हम C हॉरिजॉन बोलते हैं। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि विच लेयर इज़ बिलो दी सोलम, तो कंफ्यूज नहीं होना है, A और B हॉरिजॉन को मिला के हम सोलम बोलते हैं। तो A और B हॉरिजॉन के नीचे कौन सा हॉरिजॉन होगा, C हॉरिजॉन। ये सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है ना, उनसे बहुत कम अफेक्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही नीचे होता है, इसके वजह से यहाँ पे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस यहाँ काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है। और ये आउटसाइड द जोन ऑफ मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होते हैं ना वो A हॉरिजॉन और B हॉरिजॉन में होते हैं, C हॉरिजॉन में नहीं होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर कार्बोनेट्स या फिर सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का डिपोजिशन होता है। सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यहाँ ज़्यादातर इनका एक्यूमुलेशन होता है। द नेक्स्ट वन इज़ R हॉरिजॉन। R हॉरिजॉन को कुछ नहीं होता है, बेड रॉक जो होता है ना, जहाँ पे पेरेंट मटेरियल जो बेड रॉक होता है ना, जो कि मेन रॉक होता है, ठीक है, जिसके ऊपर सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वो उसको हम बोलते हैं R हॉरिजॉन। R हॉरिजॉन, अब ये कहते हैं कि जो बेड रॉक जो होता है ना, वो हो सकता है कि पेरेंट मटेरियल जैसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, या मतलब पेरेंट मटेरियल बेड रॉक के जैसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों, तो हम लोगों ने जो पढ़ा था ना वेदरिंग का प्रोसेस, उस पर हम लोगों ने पेरेंट मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को। तो पेरेंट मटेरियल में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेड और सेडेंट्री के बारे में पढ़ा था। तो जो रॉक्स है ना, टूटते कहीं और हैं, टूटते हैं और उसके बाद उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो कहीं और जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। अब मान लेते हैं वो किसी और बेड रॉक के ऊपर जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, उसके बाद वो सॉइल बन रहा है। तो यहाँ हो सकता है कि बेड रॉक जो है उससे अलग जो है वो पेरेंट मटेरियल है, तो यहाँ पे वो दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो गई। लेकिन जो बेड रॉक है वहाँ पे वो टूट रहा है और वहीं पे डिपॉजिट हो रहा है, जिसको सेडेंट्री हम बोलते हैं, वहीं पे टूट रहा है और रेगुलेट बन रहा है, तो वो पेरेंट मटेरियल हो गया। अब उसी पेरेंट मटेरियल से फिर सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सेम हो गया पेरेंट रॉक की तरह या बेड रॉक की तरह। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कंसोलिडेटेड बेड रॉक होता है ना, वो मे और मे नॉट बी लाइक दी पेरेंट रॉक फ्रॉम विच द सोलम इज फॉर्म्ड। द नेक्स्ट इज़ रेगोलिथ। अब रेगोलिथ क्या होता है, A, B और C हॉरिजॉन, उन तीनों को मिला करके हम रेगोलिथ बोलते हैं। बेड रॉक के ऊपर जितने भी लेयर्स होते हैं ना, उन सबको हम रेगोलिथ बोलते हैं, क्योंकि बेड रॉक के ऊपर क्या होता है, A, B और C हॉरिजॉन, ठीक है। तो इस तरह से ही बोल सकते हैं कि बेड रॉक के ऊपर जितने भी लेयर होते हैं, रॉक्स होते हैं, मिनरल फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको हम रेगोलिथ बोलते हैं, या फिर A, B और C हॉरिजॉन को मिला के हम रेगोलिथ बोलते हैं। रेगोलिथ के दो कंपोनेंट होते हैं, सोलम और सेप्रोलाइट। अब सोलम क्या होता है, A और B हॉरिजॉन को हम सोलम बोलते हैं, ठीक है, वहाँ हम कल्टिवेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो सोलम जो है वो क्या होगा, मोस्ट वेदर्ड होगा, चूँकि वो मोस्ट वेदर्ड थे तभी तो हम वहाँ पे प्लांट्स को ग्रो कर पा रहे हैं इजीली। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो सोलम जो होता है वो मोस्ट वेदर्ड होता है। ये रेगोलिथ का पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है लीस्ट वेदर्ड सेप्रोलाइट। तो जस्ट जो बेड रॉक के ऊपर जो लेयर होता है ना, वो लीस्ट वेदर्ड, उसमें वेदरिंग बहुत कम हुई रहती है, इसीलिए वहाँ पे कुछ कुछ रॉक्स भी प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। तो वो हो गया सेप्रोलाइट। तो मोस्ट वेदर्ड सोलम होता है, लीस्ट वेदर्ड सेप्रोलाइट होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया सॉइल प्रोफाइल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।